हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में CC1 का समास संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय कराने वाले हैं। ठीक है, संधि से जितने भी संबंधित इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, समास से जितने भी आएंगे, फिर उपसर्ग से जितने भी आएंगे, फिर प्रत्यय से जितने भी आएंगे, सारा कवर इस वीडियो से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो में बने रहिएगा स्टूडेंट्स लास्ट तक, और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको आगे आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा। आपको दिखा देना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि सिलेबस में आपका कहाँ दिया हुआ है संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसमें चलते हैं स्टूडेंट्स, इस वाले PDF में आ चुके हैं स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट है आपका संधि। संधि किसको कहते हैं, या फिर इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारा इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका पहले देखते हैं परिभाषा, देखते हैं क्या है। ठीक है, संधि शब्द का अर्थ सम, यानी कि देखिए सम प्लस धी, सम संधि। ठीक है, संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। संधि का मतलब क्या है, जोड़। जैसे कि कहीं का संधि हो गया, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि अमेरिका की संधि, या फिर कहीं का भी संधि। तो संधि मतलब मेल करना, जोड़ना किसी तरह से। ठीक है, बातचीत को ले दे के मामला साफ करके संधि कर लेना। जैसे पाकिस्तान भारत इस तरह से संधि कर लेता है किसी चीज़ पर, तो उसी तरह से स्टूडेंट्स बहुत तरह का संधि होता है। तो इस शब्द में संधि का क्या मतलब है, तो मेल या जोड़। ठीक है, और दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है, दो परस्पर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे सम प्लस तोष, संतोष, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, भानु प्लस उदय, भानुदय। तो स्टूडेंट्स ये आप पढ़े होंगे 10th 12th में, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, संधि के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में चलते हैं, जानते हैं। संधि के 3 प्रकार या भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, तो आपको लिख देना है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो तो स्वर संधि कहलाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर किसी जैसे कि देखिए यहाँ पर स्वर संधि यानी कि स्वर वर्ण आए तो स्वर संधि। ठीक है, यदि संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, अंतिम वर्ण अगर व्यंजन हो तो व्यंजन संधि। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वर संधि में दिया हुआ है अमीकरा दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें देखिए श दिया हुआ है, और देखते हैं व्यंजन संधि। और इसके अतिरिक्त यदि संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग। ठीक है, इन सभी का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वर संधि, देव प्लस आलय, देवालय, फिर सत प्लस जन, सज्जन, तपह प्लस भूमि, तपोभूमि। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि देखिए यहाँ ए की मात्रा है ना, स्वर की मात्रा, फिर यहाँ स है, तो स मतलब व्यंजन, तपह विसर्ग है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो विसर्ग मान लेना है। ये सारा जितना भी होगा इससे कंप्लीट हो गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और इससे आप क्या कर सकते हैं कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग का परिभाषा भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, और पता करने का आएगा कि ये कौन सा संधि है, ये कौन सा संधि है, तो आप लोग को समझ लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, और समास में चलते हैं। समास स्टूडेंट्स, समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। जो संधि था दो वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है, और समास जो है सो दो शब्दों के मेल से, सार्थक शब्दों के मेल से। तो अगर परिभाषा पूछेगा तो आप यही लिख दीजिएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। ठीक है, मतलब कि समास स्टूडेंट्स मतलब कि छोटा करके लिखा जाता है। ठीक है, बड़े शब्द को छोटा करके लिखा जाता है, या छोटे शब्द को बड़ा करके लिखा जाता है। तो चरण कमल का अर्थ हुआ कमल के समान चरण। नीलकंठ मतलब नीला है जो कंठ,
चौराहा मतलब चार राहों का समूह। समास रचना में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। ठीक है। समास विग्रह करने के लिए आता है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। सामासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देशवासी का समास विग्रह कीजिए, तो देश के वासी। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है, यानी कि इसका कुछ शब्दों का लोप भी हो जाता है। जैसे देखिए तीर्थराज, तीर्थों का राजा। अनुशक्ति मतलब अनु की शक्ति। घुड़दौड़ मतलब घोड़ों की दौड़ आदि। ठीक है। समास के कितने भेद या प्रकार होते हैं तो उसको जानना है। इसके 6 भेद होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। अगर मूल भेद कहा जाए तो 4 होते हैं, लेकिन इसके प्रकार या भेद डायरेक्ट पूछा जाए तो 6 लिखना है। ठीक है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो इन सभी के बारे में जानना है। तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद गौण होता है वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। और अव्ययी भाव समास वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो, उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अव्यय जिन अव्यय किनको कहते हैं तो जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से कोई प्रभाव न हो, जो अपरिवर्तित रहे, वह शब्द अव्यय कहलाता है। जैसे कि देखिए अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार बदलता है? नहीं बदलता है। तो ये जो है अव्यय शब्द है। ठीक है। और देखिए आ जन्म, आ यहाँ अमेकर आ है तो आ जन्म, ये आ कभी बदलता है कि स्त्री पुल्लिंग से? नहीं बदलता है। तो आ जन्म, तो ये जो हो गया आपका अव्ययी भाव समास हुआ। ठीक है। आ जन्म मतलब जन्म से लेकर। कर्मधारय समास वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि देखिए कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है, जो या के समान आते हैं। जैसे कि देखिए महादेव, महादेव महान है जो देव, है जो आ गया तो ये आपका कर्मधारय समास हो गया, या फिर के समान आ गया तो आपका कर्मधारय समास हो गया। ठीक है। द्विगु समास वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दोपहरों का समाहार, यहाँ पर बोला गया है समाहार या समूह का बोध कराए। ठीक है। तो यहाँ देखिए समाहार का बोध करा रहा है, यानी 2 मेलों का कराया, दोपहरों का समाहार। ठीक है। दोपहर मतलब दोपहरों का समाहार। द्वंद्व समास जिस समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हों एवं दोनों पदों को मिलते समय और, अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाएं, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि अन्न जल, अन्न जल हो गया, ये आपका द्वंद्व समास हो गया, अन्न और जल। ठीक है। यहाँ देखिए और शब्द का लुप्त हो जाना, अथवा शब्द का लुप्त हो जाना, एवं शब्द का लुप्त हो जाना। जैसे कि यहाँ देखिए अन्न जल लुप्त हो गया, यहाँ लिखेंगे राम सीता, तो यहाँ राम और सीता लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ लोप हो गया और का, तो एक क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। बहुव्रीहि समास जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे कि देखिए इनमें से कोई भी पद जो है सो प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे गजानन, गजा का मतलब भी कुछ नहीं, नन का मतलब भी कुछ नहीं, लेकिन गजानन दोनों शब्द मिलकर गज से आनन वाला हो गया। ठीक है। तो कह सकते हैं इसको बहुव्रीहि समास इसी तरह से। ठीक है। समास विग्रह किसे कहते हैं? सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। ठीक है। विग्रह किया जाता है, उसी को समास कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। तो समास क्लियर हो गया फ्रेंड्स, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे आपका। ठीक है। उपसर्ग को समझते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तात्पर्य यह है कि जो शब्द किसी शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। ठीक है। किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। आगे देखते हैं किस तरह जुड़ते हैं। सो
उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप या पास या निकट, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। यानी कि जो उप होता है तो उसका मतलब होता है समीप या पास, ठीक है, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। इस तरह उपसर्ग का अर्थ होता है पास में बैठा कर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना या नया अर्थ देना। जैसे यत्न के पहले प्र आ गया, प्रयत्न हो गया, उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द प्रयत्न बन गया। इस शब्द का अर्थ होगा प्रयास करना, ठीक है। तो इस तरह से बन जाता है, पहले आल लग जाता है, ठीक है। उपसर्ग के भेद, कितने भेद होते हैं इसके। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे हिंदी के साथ साथ संस्कृत और उर्दू भाषा के भी है। इस तरह भाषा के आधार पर उपसर्ग 3 प्रकार के माने जाते हैं, ठीक है। 3 प्रकार माने जा सकते हैं, हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। तो इनमें से यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इतने से ही आपका कवर हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ लेना है, जान लेना है। उपसर्ग को जोड़ने के लिए आ जाएगा या फिर पता करने के लिए कि इस शब्द में उपसर्ग कौन है, ठीक है, और प्रत्यय कौन है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। और अगला चलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय वह शब्द होता है जो अंत में जुड़कर, यानी कि शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उसका मतलब ही चेंज कर देता है। प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस अय, ठीक है। प्रति प्लस अय, प्रति का अर्थ होता है साथ में, ऊपर, बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में, पर, बाद में चलने वाला, ठीक है। प्रत्यय का मतलब अगर निकाला जाए तो ये होता है साथ में, पर बाद में, ठीक है। साथ में लगता है लेकिन बाद में लगता है, यानी कि शब्द के लास्ट में लगता है। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय जुड़ने से बनने वाले शब्द कृदंत कहते हैं, ठीक है। धातु प्लस शब्द प्लस कृत, ठीक है, नाश शब्द। जैसे कि देखिए सज प्लस आवट, सजावट हो गया। लिख प्लस लेखक, अच्छा, लिख प्लस अक, लेखक, इस तरह से हो गया। फिर कृत प्रत्यय के भेद होते हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय की इतना था। अब तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहते हैं, ठीक है, तद्धितांत कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्द साथ में जुड़ जाता है जिसमें, ठीक है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। बालक प्लस पन, बालकपन, यहाँ बालक जो है सो संज्ञा, इस तरह से, ठीक है। मित्र प्लस ता, मित्रता। और देखिए स्टूडेंट्स इसके भेद हैं। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, उनवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो ये सारा इसका भेद हो गया, यानी प्रकार हो गया। तो इनके बारे में भी अगर आपका इच्छा है जानना तो प्रत्यय के बारे में और डिटेल से जान सकते हैं। इसके और इसके प्रकारों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है, से इतने ही से क्वेश्चन आएंगे आपको और सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताना था स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स और भी जितने भी कॉमन कोर्सेज का आएंगे वीडियोज़ सारा आपको टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। तो यही बताना था स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।